हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज द टर्म एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड अंडर सेक्शन 2A ऑफ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। पूछा गया है कि जो इस एक्ट के तहत एडवर्टाइजमेंट वर्ड है उसमें क्या शामिल किया गया है। तो एडवर्टाइजमेंट किसी भी माध्यम से किया गया है, नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रेपर और एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो जो लाइट, साउंड और स्मोक या गैस के माध्यम से किया गया है तो वो एडवर्टाइजमेंट में इंक्लूड किया गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2C व्हाट इज मीन्ड बाय इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन। तो सेक्शन 2C के अनुसार इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन जो है उसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होगा महिलाओं के शरीर, रूप या अंश का ऐसा चित्रण जो अश्लील, अपमानजनक या अपमानित करने वाला हो। डिपिक्शन ऑफ विमेन्स फिगर, फॉर्म और बॉडी इन अ मैनर दैट इज इनडिसेंट, डेरोगेटिव और डिनाइग्रेटिंग। इनमें से इस टाइप में अगर किसी भी फॉर्म में अगर महिला के शरीर का प्रदर्शन किया जा रहा है, रूप अपमानजनक अश्लील बातें चित्रण किया जा रहा है तो वो डिपिक्शन इसमें इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट डज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स अंडर सेक्शन 2B। तो जो टू डिस्ट्रीब्यूशन है उसका अर्थ क्या लिया गया है सेक्शन 2B के तहत। तो डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल किया गया डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ सैंपल वेदर फ्री और अदरवाइज। तो नमूने के रूप में वितरण चाहे मुफ्त हो या अन्यथा किसी भी रूप में अगर किया गया है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन माना गया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय लेबल अंडर सेक्शन 2D। लेबल के का अर्थ में क्या शामिल किया गया है। तो एनी रिटर्न, मार्क्ड, स्टैम्प्ड, प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर अफिक्स जो टू अ पैकेज। किसी भी लिखित, चिन्हित, मुद्रित या ग्राफिक सामग्री जो पैकेज पर लगी हो वो लेबल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज प्रिस्क्राइब मीन अंडर सेक्शन 2F। सेक्शन 2F में प्रिस्क्राइब, इस एक्ट में जो प्रिस्क्राइब लिया गया है तो उसका मतलब क्या होगा। तो प्रिस्क्राइब मैंने का मतलब होगा प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। तो इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित। नेक्स्ट है, व्हाट डज सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट प्रोहिबिट। धारा 3 किस चीज को रोकती है, किस चीज के लिए मना करती है। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट की धारा जो सेक्शन 3 है वो किस चीज के लिए प्रोहिबिट कर रही है। तो पब्लिशिंग एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन, महिलाओं का अश्लील रूप दिखाने वाले विज्ञापनों के प्रकाशन को रोकता है सेक्शन 3। नेक्स्ट है, कैन अ पर्सन टेक पार्ट इन एग्जीबिशन ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन अंडर सेक्शन 3। क्या कोई व्यक्ति धारा 3 के तहत महिलाओं का अश्लील रूप दिखाने वाले विज्ञापन के प्रदर्शन में भाग ले सकता है। तो राइट ऑप्शन है नहीं, सेक्शन 3 में ये बोला गया है। सेक्शन 3 में क्या स्पष्ट रूप से क्या बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो महिलाओं का अश्लील रूप दिखाने वाले किसी भी विज्ञापन के प्रकाशन या प्रदर्शन में भाग नहीं ले सकता है। इस तरह की गतिविधियों को में अगर कोई भाग लेता है तो वो दंडनीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। तो सेक्शन 3 का मेन ऑब्जेक्ट क्या है। सेक्शन 3 का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है विज्ञापनों में महिलाओं का अश्लील चित्रण रोकना है। टू प्रिवेंट इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन एडवर्टाइजमेंट, है ना। तो विज्ञापन के माध्यम से उनका जो अश्लील, अपमानजनक चित्रण जो दिखाया जा रहा है उस पर रोक लगाया गया है। तो यहाँ पे विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगाया गया है। पब्लिशिंग वगैरह भी इसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट प्रोहिबिट्स। अधिनियम की धारा 4 किस चीज को रोकती है। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन एक्ट के सेक्शन 4 किस बात के लिए प्रोहिबिशन के लिए बोल रहा है। तो ये जो प्रोहिबिशन है, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग और सेंडिंग बुक्स, पैम्पलेट्स, पेपर, स्लाइड्स, फिल्म्स, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग
फोटोग्राफ्स कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन, तो ऐसे जो भी महिलाओं का अश्लील रूप दिखाने वाली कोई भी बुक हो, ठीक है, और पैम्पलेट से फोटोग्राफ है, स्लाइड, फिल्म या कुछ भी रिटर्न हो, चित्र, पेंटिंग, फोटोग्राफी, उसके सेल, डिस्ट्रीब्यूशन या डाक द्वारा भेजना, इसको ये प्रोहिबिट करता है ना। तो यहाँ पर सेक्शन 3 क्या है, एडवर्टाइजमेंट को प्रोहिबिट करता है। सेक्शन 4 सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग और सेंडिंग को प्रोहिबिट करता है। नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 4 क्लॉज ए। तो यहाँ पूछा गया कि सेक्शन 4 क्लॉज ए का फर्स्ट जो है उसमें किस चीज को एग्जम्पशन दी गई, किस चीज की छूट दी गई है। तो यहाँ पे जो छूट दी गई है, एनी पब्लिकेशन, जो अगर किसी भी प्रकार का पब्लिकेशन किया गया है जो जस्टिफाइड एज अ बीइंग फॉर द पब्लिक गुड इन साइंस, लिटरेचर, आर्ट और लर्निंग, अगर कोई भी प्रकाशन जो है ना विज्ञापन, साहित्य, कला या शिक्षा में सार्वजनिक हित के लिए उचित हो, तो यहाँ पर ये अगर जस्टिफाइड है, ऐसी चीज है ना, तो वहां पर इसको छूट है, वहां पर ये इसको पब्लिश किया जा सकता है, पब्लिकेशन इन चीजों का इसमें छूट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अ रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 4 क्लॉज A2। तो क्या धारा 4 ए के जो दूसरा पॉइंट है उसके तहत धार्मिक चित्रण को छूट प्राप्त है, अगर रिलीजियस पर्पस के लिए अगर कोई अगर रिप्रेजेंटेशन किया गया है तो वो क्या एग्जम्प्ट है। तो हाँ, यहाँ पर ये इफ केप्ट और यूज्ड बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पस, तो धार्मिक उद्देश्यों के लिए अगर ये बोनाफाइड पर्पस के लिए रखा गया है तो यहाँ पे ये छूट प्राप्त है, इसको एग्जम्पशन दी गई है। तो सेक्शन 4 में बोला गया है कि किसी भी प्रकार का सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेंडिंग नहीं किया जाएगा बुक्स वगैरह में और फोटोग्राफ, आर्ट वगैरह, ड्राइंग, पेंटिंग इसमें। लेकिन सेक्शन 4 का जो क्लॉज 1 में बोला गया है, ए में बोला गया है कि अगर वो पढ़ाई के पर्पज से, लिटरेचर, आर्ट और इस गुड फेथ के लिए है, तो यहाँ पर उसको एग्जाम्पशन है। उसके सेकंड क्लॉज में दिया है कि अगर रिलीजियस पर्पज के लिए अगर रिप्रेजेंटेशन है तो यहाँ पर इसको एग्जाम्पशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज ऑथोराइज्ड टू इंटर एंड सर्च अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन एक्ट के सेक्शन 5 के तहत कौन सा व्यक्ति ऑथराइज्ड है जो किसी भी प्लेस में इंटर हो सकता है और उसका सर्च कर सकता है, तलाशी ले सकता है। तो किसको अधिकार है, तो यहाँ पे एनी गजेटेड ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट, सेक्शन 5 क्लॉज 1 में दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अगर कोई व्यक्ति अधिकृत किया गया है जो राजपत्रित गजेटेड ऑफिसर हो, तो किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है, तलाशी ले सकता है। और अगर उसे ऐसा लगता है कि इस एक्ट के तहत यहाँ पर अपराध हुआ है या हो रहा है, तो ऐसे स्थान पे वो इंटर हो सकता है और सर्च कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन द गजेटेड ऑफिसर इंटर अ प्राइवेट डेविलिंग विदाउट अ वारंट अंडर सेक्शन 5। यहाँ बोला कि अगर कोई प्राइवेट डेविलिंग है, आवास रहने की जगह, तो वहां पे वो बिना वारंट के जा सकता है, तो यहाँ पे वो बिना वारंट के नहीं जा सकता है ना। तो इस सेक्शन में ही इस क्लियरली बोला है कि बिना वारंट के किसी भी जो निजी आवास है, प्राइवेट डेविलिंग हाउस है, उसमें प्रवेश नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति की गोपनीयता की सुरक्षा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट। अगर धारा 6 के अंतर्गत पहली बार कोई अपराध किया गया है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट दी गई है। फर्स्ट टाइम के लिए दी गई है इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years एंड फाइन अप टू 2000, तो 2 साल तक की कैद और 2000 तक रुपए का जुर्माना यहाँ पे दिया गया है। मतलब अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में फर्स्ट टाइम अगर कोई वायलेशन कर रहा है तो उसको 2 साल तक की कैद और 2000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन अंडर सेक्शन 6। अब अगर दूसरी बार उसने किया है या उसके बाद फिर और अपराध कर रहा है तो उसको फिर क्या पनिशमेंट दी जाएगी। तो यहाँ उसके लिए इम्प्रिजनमेंट है of not less than 6 months but may extend 5 years and fine not less than 10,000 but may extend to 1 lakh rupees। मतलब 6 महीने से कम तो नहीं होगा लेकिन 5 साल तक दी जा सकती है उसको इम्प्रिजनमेंट, और 10,000 रुपए मिनिमम, 10,000 रुपए, लेकिन मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का उसको
जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज लाइबल इफ अ कंपनी कमिट्स एन ऑफेंस अंडर द एक्ट। अगर कोई कंपनी इस एक्ट के तहत अगर ऑफेंस कर रही तो यहाँ कौन लाइबल होगा? तो यहाँ पे एवरी पर्सन इन चार्ज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस एज वेल एज द कंपनी। तो कंपनी तो होगी ही यहाँ पे लाइबल, लेकिन अगर उसका जो इंचार्ज पर्सन है वो या रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है उस बिजनेस के लिए, वो भी यहाँ पर मतलब लाइबल होगा। ठीक है, तो ये सेक्शन 7 में क्लॉज 1 में ये मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, can a person avoid liability if the offense was committed without their knowledge under section 7 subsection 1? तो यहाँ पे क्या वो अवॉइड कर सकता है? तो हाँ, इफ दे प्रूव दे एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस टू प्रिवेंट द ऑफेंस। अगर उसने ऑफेंस को रोकने के लिए सारे ड्यू डिलिजेंस किए थे, अगर वो प्रूव कर देता है तो यहाँ पे उसको सेक्शन 7 के तहत जो अपराध करने का जो उस पर लाइबिलिटी आएगी वो उसको हटा सकता है, प्रूव कर देगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी। तो इस एक्ट सेक्शन 8 के तहत, इस एक्ट के तहत किया गया अपराध किस टाइप का होगा? तो कॉग्निजेबल होगा और एंड बेलेबल होगा। मतलब यहाँ पर मतलब बेल भी दी जा सकती है, लेकिन ये कॉग्निजेबल होगा। मतलब कि कॉग्निजेबल बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है उसको, और साथ ही साथ उसके पास राइट है बेल पाने का सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू हुम। तो सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग किसे प्रोटेक्शन दी गई है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एनी ऑफिसर एक्टिंग इन गुड फेथ। तो गुड फेथ में अगर कोई ऑफिसर काम कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, तो यहाँ पे इसको प्रोटेक्शन मिला है, मतलब इस पर कोई लीगल प्रोसीडिंग वगैरह नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज द पावर टू मेक रूल्स अंडर द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। तो इस एक्ट के तहत नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? तो यहाँ इस एक्ट के तहत नियम बनाने की शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्ट के साथ। थैंक यू।